आपका दिन शुभ हो विद्यार्थियों। यूरोप में राष्ट्रवाद नाम का जो हम लेसन ले रहे हैं और उस टॉपिक के अंतर्गत जो पहला प्रश्न था वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया। आज मैं आपको दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और प्रश्न क्या है कि फ्रांस के लोगों के बीच में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या किया, है ना। तो क्या कि जो एक कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ कंट्री है, कलेक्टिव स्पिरिट है देश, जो कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है उसको डेवलप करने में जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं फ्रांस के, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, ये इसका प्रश्न है। तो देखिए वैसे तो यूरोप में राष्ट्र बनने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी, 17वीं शताब्दी के अंत तक शुरू हो गई थी, जबकि 1688 में ब्रिटेन में वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ का राजा था, उससे शासन छीन करके सारी की सारी शासनिक शक्तियाँ वो संसद में निहित कर दी, पार्लियामेंट में निहित कर दी। इसी प्रकार से उसके 100 साल बाद फ्रांस में भी एक क्रांति हुई। हालांकि पूरी दुनिया में राष्ट्र की, जो नेशन स्टेट जिसे मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्र की सबसे मुखर और स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के बाद हमें देखने को मिली और वो फ्रांस की क्रांति ने हमें दी। और इसमें हमें देखेंगे कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने ख़ास तौर से उस क्रांति का नेतृत्व, जो फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व था जो 1789 में हुई, वो मध्य वर्ग ने किया। और यद्यपि ज़रूर नेतृत्व मध्य वर्ग ने किया, परंतु सभी किसानों, सभी मज़दूरों ने इसमें पूरा भाग लिया और इसलिए ये एक व्यापक जन क्रांति थी। और इन क्रांतिकारियों ने इसलिए बड़े मौलिक बदलाव किए और जो लुई नेपोलियन, गलत मैंने बोल दिया है, लुई 16वें के स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन को पलटकर एक उदार और एक ज़्यादा प्रतिनिधित्वकारी शासन की उन्होंने स्थापना की। और उन्होंने बहुत सारे फ्रांस के राष्ट्र का विकास किया, ठीक है, फ्रांस के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया, फ्रांस राष्ट्र का विकास किया। उसके लिए उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए, वो सब मैंने इसमें लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छे तरह से स्टडी कर लीजिए। मैं एक एक करके आपको ये बता दूंगा। सबसे पहले तो ये है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर फ्रांस में 1789 से पहले लुई राजाओं का शासन था और लुई 16वां वहाँ का राजा था, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदार, स्वेच्छाचारी और निरंकुश टाइप का शासन था, उसका लोगों से कोई लेना देना नहीं था। तो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने सबसे पहला काम ये किया कि शासन और प्रशासन की बागडोर राजाओं के हाथ से छीन ली और उसके स्थान पर, राजाओं के स्थान पर उन्होंने ये पूरी की पूरी व्यवस्था को एक लोकतांत्रिक रूप दे दिया, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म दे दिया। और जो सत्ता की शक्तियां हैं वो अब लोगों के हाथ में आ गई। और ये जो लोगों के हाथ में सत्ता के आने से उनके अंदर राष्ट्र के प्रति लगाव, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का बोध पैदा हुआ। तो एक ये है। दूसरा, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए एक राष्ट्र के नाम पर, ठीक है, और ये काम जो है वो चलते रहे, क्योंकि कोई भी राष्ट्र किसी एक दिन में, किसी एक साल में, किसी 4-5 साल में ऐसा नहीं बनता है। राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया होती है और वो धीरे धीरे चलती रहती है। तो इन क्रांतिकारियों ने जो गाइडलाइन बनाई और ये क्रांतिकारियों ने जो काम किए, वो उन्होंने जो एक राष्ट्र के नाम पर सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए जो कोशिशें की, सबसे पहले देखिए उन्होंने पितृभूमि के विचार का विकास किया, है ना। तो दे established that the land of France is the fatherland for all of the citizens who live in it। जो उसमें रहते हैं, जो फ्रांस की भूमि पर लोग रहते हैं, वो सभी की एक ही पितृभूमि है और उस पितृभूमि से लगाव जो है वो ये किया जाना चाहिए। तो पितृभूमि का विचार उन्होंने पैदा किया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, देश नए हैं। ये जो देश आज नेशन स्टेट की पूरी व्यवस्था है पूरी दुनिया में, ये एकदम नहीं है। अगर हम आज से करीब 2000 साल पहले चले जाएं पीछे, तो हम किसी से पूछें तुम्हारा राष्ट्रीयता क्या है, या तुम्हारा देश कौन सा है, या तुमको देश से प्यार है कि नहीं है, तो ये सब बातें पूछेंगे तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे और बड़ा विचित्रता से आपको देखेंगे। ये प्रश्न उनकी समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि उस समय देश थे ही नहीं, उस समय नेशन स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो और क्योंकि लोग जो थे ना, लोग किसी देश के नागरिक नहीं होते थे, वो राजा की प्रजा होते थे।
वो सम्राट की प्रजा होते थे, किंग की सब्जेक्ट होते थे, तो प्रजा होते थे लोग। और बड़ा मज़ेदार बात यह है कि वो कैसे एक देश से जुड़ सकते थे कि आज वो एक्स की प्रजा है, एक्स राजा की, कल वो वाई की प्रजा हो जाते थे और परसों वो जेड की प्रजा हो जाते थे। तो वो उनका एक देश के प्रति लगाव रखना बड़ा असंभव प्राय था और इस तरह का विचार भी विकसित नहीं हुआ था। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने द नोशन ऑफ सिटीजन्स, जो नागरिक एक चीज़ होती है, उसकी अवधारणा का विकास किया। तो ये उन्होंने किया। तीसरा काम क्या किया, उन्होंने इस अवधारणा का विकास किया कि राष्ट्र जो होता है वो एक सुनिश्चित भूक्षेत्र होता है, एक सुनिश्चित भूक्षेत्र होना चाहिए। उसके अंदर उस सुनिश्चित भूक्षेत्र के अंदर जो भी शासन है, जो भी सरकार है, वो उसमें संप्रभुता होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई बाहरी अपना निर्णय नहीं थोपा जाना चाहिए। तो ये एक संयुक्त समुदाय होना चाहिए, एक भूक्षेत्र होना चाहिए और उस पूरे भूक्षेत्र पर एक ही संविधान लागू किया जाना चाहिए। ये उन्होंने एक विचार विकसित किया जिससे कि पूरे देश में राष्ट्र की एकता का विकास हुआ, सामूहिक पहचान का विकास पैदा हुआ। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ की जो प्रतिनिधि सभा थी उसका नाम स्टेटस जनरल था। जैसे कि आप क्लास 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्टेटस जनरल में 3 स्टेट्स होते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। और जो तीसरा स्टेट होता था वो लोगों का स्टेट होता था, उसके पास कुछ पावर्स नहीं होती थी। लेकिन बाद में ये स्टेटस जनरल का जो चुनाव होने लग गया, है ना, और कालांतर में तो इसको बदल करके नेशनल असेंबली बना दिया गया और पूरी नेशनल असेंबली का जो चुनाव होता था वो सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा होता था। इस तरह से नागरिकों ने राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को पहचाना और उसका विकास किया। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें ये जो पॉइंट्स हैं E, F, G, इन तीनों के लिए हमको इसमें नेपोलियन ने बहुत बड़ा काम किया। हम बाद में देखेंगे इसके बारे में, अगला प्रश्न ही नेपोलियन के बारे में है। लेकिन ये बात सही है कि किसी भी देश की एकता को सुनिश्चित रखने के लिए या किसी देश के नागरिकों को किसी एक सरकार के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए, सरकार से मेरा आशय देश की सरकार से है, राजनीतिक दलों की सरकारों से नहीं है, किसी एक देश की सरकार के साथ किसी देश के नागरिकों की निष्ठा को संबद्ध करने के लिए ज़रूरी है कि उस देश में केंद्रीकृत शासनिक और प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए। और ये उन्होंने किया, ये फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया कि देश में केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई और एक समान कानून उन्होंने बनाए सबके लिए। इससे भी जुड़ाव लोगों का महसूस हुआ देश के प्रति कि एक समान कानून, इसके सामूहिकता का विकास हुआ एक समान कानून होने से। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसे इसका पहला जो पॉइंट था वो संभवतः मैंने इसमें लिखा नहीं, भूल गया हूँगा मैं, हाँ बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल मैं भूल गया हूँ। इसका पहला पॉइंट होना चाहिए था। देखिए, फ्रांस की क्रांति के जो आदर्श थे, फ्रांस की क्रांति के आदर्शों में ही वो जोश, वो भावना छुपी हुई थी जिसने कि पूरे फ्रांस के लोगों को सामूहिकता के सूत्र में बांधा, और वो थी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता यानी कि नागरिकों को स्वतंत्रता देने की गारंटी दी गई स्टेट की तरफ से, इसने जोड़ा लोगों को एक सूत्र में। और लॉ जो है, कानून जो है, उसके समक्ष सब बराबर होंगे। रूल ऑफ लॉ इसको कहते हैं। आज सारी दुनिया में रूल ऑफ लॉ है, लेकिन इसका प्रतिपादन, इसका विकास, इसके लिए हम नेपोलियन के बहुत बड़े आभारी हैं। उसने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कानून के समक्ष सब बराबर होंगे और इससे न कोई सामंत होगा, न कोई पादरी होगा। वो होंगे, सामंत होंगे, पादरी होंगे, जो होंगे, लेकिन दे वुड बी इक्वल बिफोर लॉ। कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। और इसने भी सामूहिकता की भावना का विकास किया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, पहले दुनिया के तमाम देशों में भी होता था और फ्रांस में भी होता था कि फ्रांस के जो तमाम भाग थे, जो उसके प्रशासनिक विभाजन थे, वहाँ अलग अलग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने में आयात शुल्क, निर्यात शुल्क लगता था। इससे एक स्थान का व्यापारी दूसरे स्थान को जाता था तो उसको आयात निर्यात शुल्क देना पड़ता था। तो इससे क्या होता था कि एक देश में रहते हुए भी लोग अपने आप को अलग अलग समझने के लिए मजबूर किए जाते थे। लेकिन आयात निर्यात शुल्कों की समाप्ति की गई, आंतरिक आयात निर्यात शुल्कों की समाप्ति की गई और देश में एकता का वातावरण विकसित किया गया। इससे सामूहिकता का विकास पैदा हुआ। और साथ ही साथ नेपोलियन के लिए हम इसके लिए भी आभारी हैं कि उसने पूरे
एक भूक्षेत्र में, एक नेशन स्टेट में नाप तोल की एक ही प्रणाली होनी चाहिए, इसका भी उसने न सिर्फ सिद्धांत प्रतिपादित किया बल्कि उसको लागू भी किया, है ना। उसने दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की प्रणाली पूरे फ्रांस में एक समान लागू की और इससे भी सामूहिकता का विकास हुआ। तो ये हमने जो दूसरा पॉइंट था, उस दूसरे पॉइंट के अंदर ए से लेकर के एच तक के जो सब पॉइंट थे, इसमें ये हमारी मौलिक बात कह दी गई है। और हाँ, ये देखिए मैंने पॉइंट नंबर 3 में लिखा है वो क्रांति के आदर्श, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। हालांकि मैं इसको पहले लिख सकता था मेरे मन में, क्योंकि ये पहले था, लेकिन ये चलो ये यहाँ आ गया है। और ये भी है, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने अपनी राष्ट्र की सोच को और नागरिकों को राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, इस सोच को सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसका विस्तार किया भारत, उसके बाहर भी, फ्रांस के बाहर भी इसका विस्तार किया। इससे क्या हुआ कि जो एक गर्व का भाव है लोगों में, राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव और सामूहिकता का भाव पैदा हुआ है। और लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि लोकतांत्रिक जो अधिकार थे उनका वो एकाक नहीं दिए गए, वो धीरे धीरे करके दिए गए, उनका धीरे धीरे विकास किया गया। कि पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था और कुछ ही नागरिक वोट डालते थे, बाद में महिलाओं को भी दिया। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने अपने जो डेमोक्रेटिक कैनवस है उसका धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंट किया और इससे सामूहिकता का विकास हुआ रूप में। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया कि नेपोलियन को क्या कहा जाता है, क्रांति पुत्र। नेपोलियन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसने जो देश को एक करने में, देश के अंदर लोगों के अंदर देश के प्रति गर्व का भाव विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसने सबसे पहले तो क्या है कि फ्रांस राष्ट्र के नाम पर एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की और उस सेना ने लगभग सारे यूरोप पर अपनी विजय पताका फहराई। या तो यूरोप के देशों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, या उसका दबाव स्वीकार कर लिया, या फिर वो पराजित हुए, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे जो राष्ट्रीय गौरव का विकास हुआ, तो उस राष्ट्र के विचार के प्रति वहाँ के नागरिक जुड़ते चले गए। सिर्फ इतना ही उसने नहीं किया, ये बात तो ठीक है कि नेपोलियन ने जो क्रांति का लोकतांत्रिक आदर्श था उसको शीर्ष स्तर पर ध्वस्त किया, क्योंकि उसने शीर्ष स्तर पर एक निरंकुश तानाशाही सैनिक तंत्र की स्थापना की। लेकिन उस शीर्ष स्तर के नीचे जो प्रशासनिक विभाजन थे वो उसने बड़े सरल किए, आसान किए और लोगों का जीवन आसान किया। उसने फ्रांस के लोगों का जीवन आसान किया। और इसके लिए हम अगला प्रश्न ही ये होगा कि नेपोलियन आखिर किया क्या ऐसा। तो इस तरह से उसने जो किया, उसकी वजह से नेपोलियन की जो मोटा योगदान मैंने आपको बता दिया है ना। तो उसने देश के लोगों का जीवन आसान करके लोगों के मन में एक राष्ट्र के प्रति भाव विकसित किया, सामूहिक भावना का विकास किया, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के दौरान भी और उसके बाद भी चित्रों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, ये तमाम चीज़ों के माध्यम से, ये सांस्कृतिक चीज़ों के माध्यम से, है ना, ये लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई, चित्र बनाए गए तमाम प्रकार के, ठीक है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे उनका बहुत विस्तार किया, विकास किया गया। जैसे कि फ्रांस राष्ट्र का प्रतीक बनाया गया मारियान को, है ना, और उसकी प्रतिमा हर जगह चौक पर, चौराहे पर, जगह जगह लगाई जाने लगी। तो जैसे कि हम भारत माता, एक हमने राष्ट्र को एक महिला का रूप दिया है, उन्होंने ये काम हमसे बहुत पहले कर चुके हैं। तो ये, इसके अलावा उन्होंने एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया, तिरंगा, है ना, उसके प्रति लोगों के अंदर एकता का भाव पैदा करने की कोशिश की। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो लोकतांत्रिक प्रतीक हैं उनका विकास उन्होंने किया, ठीक है। इन सब चीज़ों को करने में फ्रांस के क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान था। वस्तुतः उस समय तक, लुई 16वें के शासन के अंत तक और उसके बाद फ्रांस में एक बहुत बड़े मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था, जो पढ़ा लिखा था और जो किताबें पढ़ सकता था, जो सोच सकता था, और उसी ने फ्रांस में क्रांति का नेतृत्व किया। लेकिन उन जो मध्य वर्ग था, उस मध्य वर्ग को एक करने में दार्शनिकों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें रूसो का नाम सुना होगा आपने। तो रूसो एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब भी लिखी है, और दूसरा आपने स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की किताब लिखी है मोंटेस्क्यू ने, ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। इसके अलावा और भी वोल्टेयर एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। तो इन दार्शनिकों ने भी ख़ास तौर से मध्य वर्ग के अंदर, ख़ास तौर से पढ़े लिखे वर्ग के अंदर अपने साहित्य के माध्यम से
राष्ट्र के प्रति सामूहिक एकता की भावना का विकास करने की कोशिश की। तो ये सारे प्रश्न का उत्तर बड़े विस्तृत ढंग से यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसके अंदर इन जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के अंदर भी कुछ लिख सके तो ठीक है, अगर आप नहीं भी लिख सकते हैं तो ये अपने आप में पूरा सही उत्तर है ना। और ये आपको अच्छे मार्क्स लाने में भी विकसित करेगा, मदद करेगा। साथ ही साथ आपकी जो समझ है इतिहास के प्रति, वो मुझे पूरा विश्वास है इससे आपका विकास होगा। धन्यवाद।